तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉन्ग ट्रेल नाम के एक देश से, जहां कुछ जोकर्स एक राज्य में सर्कस परफॉर्म करने आए हुए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजा के दरबार पर, जहां सर्कस का खेल चल रहा था। दरबार के सभी लोग इस खेल से काफी खुश थे, पर वहां की रानी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी एक जोकर अपनी साथी जोकर के ऊपर पानी डालता है, जिससे उसके कपड़े भीग जाते हैं। और जब वो अपने कपड़े को ऊपर करती है तो रानी को पता चल जाता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, और ये देखकर रानी गुस्से में वहां से चली जाती है। दरअसल रानी को किसी बीमारी की वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। उसने बच्चे के लिए काफी कोशिश की, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। अब राजा रानी को मनाने की कोशिश करता है, पर रानी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। थोड़े टाइम बाद जब रानी का गुस्सा शांत हुआ तो राजा ने उसके कमरे में जाकर उसे समझाया और उससे वादा किया कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और रही बात बच्चे की तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब इसके बाद एक रात एक जादूगर जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, वो इस राज्य में आकर राजा से मिला। वो राजा को बताता है कि उसके पास राजा की समस्या का समाधान है। जादूगर रानी से कहता है, मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। तब राजा ने जादूगर से कहा कि तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ आ चुके हैं, पर किसी के पास भी इस चीज का समाधान नहीं था। पर जादूगर उसे भरोसा देता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को सुलझा दूंगा, पर ये काम करने में काफी रिस्क है। और वो उसे प्रकृति का नियम समझाता है कि इस बच्चे के पैदा होने पर किसी की बलि देनी होगी, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। तब रानी इसके लिए राजी हो जाती है और जादूगर से पूछती है कि उसे क्या करना होगा। जादूगर उसे समझाता है कि समंदर में एक शैतान रहता है, जिसका दिल निकाल कर तुम्हें खाना होगा, और उस दिल को कोई वर्जिन लड़की पकाए तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। अब दूसरे दिन राजा इस काम के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। वो शैतान से लड़ने के लिए एक स्पेशल आर्मर बनवाता है, जिसकी मदद से वो इस शैतान से लड़ पाएगा। जिसके बाद राजा समंदर की गहराई में चला जाता है, जहां थोड़ी ही दूरी पर उसे वो शैतान मिल चुका था। वो शैतान इस वक्त आराम से सो रहा था। राजा बिना उसे भनक लगे धीरे धीरे उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है, और उसके शरीर को बीच में से फाड़ कर उसका दिल निकाल कर पानी के ऊपर आ जाता है। पर शैतान से लड़ाई के दौरान राजा काफी घायल हो गया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद रानी वहां आती है और उस दिल को बड़े ही प्यार से अपने महल में ले जाती है, और वो एक वर्जिन लड़की को उस दिल को पकाने के लिए कहती है। लेकिन जब वो मेड उस दिल को पका रही थी तो वो कुछ अजीब महसूस करती है। कुछ ही देर में अचानक वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और यहाँ रानी उस पके हुए दिल को खा लेती है, जिससे रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और मेड और रानी दोनों एक साथ बच्चों को जन्म देती हैं। रानी के बच्चे का नाम एलेक्स रखा जाता है, और वो अपने बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड थी और उसे इस देश का राजा बनाना चाहती थी। दूसरी ओर मेड के बेटे का नाम जॉन रखा जाता है। अब ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और ये दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे। रानी अपने बेटे के साथ काफी खुश रहती थी। वहीं जॉन और एलेक्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे और एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। पर इन दोनों की दोस्ती को देखकर रानी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एलेक्स को समझाती है कि तुम एक शाही खानदान के वंशज हो, तो तुम किसी नीची जाति वाले के साथ कैसे रह सकते हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमसे दोस्ती करने वाले की भी औकात होनी चाहिए। पर एलेक्स अपनी माँ की बात नहीं मानता और जॉन के साथ घूमने चला जाता है। लेकिन वो दोनों जब खेलते हुए समंदर में नहाने लगते हैं तो उन्हें अपने अंदर की सुपर पावर्स का पता चलता है, जिससे वो पानी में भी सांस ले सकते थे। वहीं रानी इन दोनों की दोस्ती को किसी भी हालत में खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो जॉन की माँ को बुलाकर उस पर गुस्सा करती है कि अगर उसने जॉन को एलेक्स से दोस्ती रखने से नहीं रोका तो वो उसके साथ साथ जॉन को भी इस देश से बाहर निकाल देगी। तब मेड उसकी बात मानते हुए कहती है कि मैं जॉन को समझाऊंगी, लेकिन फिर भी इस सब का उन दोनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं हुआ। अब एक दिन खेल खेल में ये दोनों एक दूसरे के कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं और जॉन एलेक्स बनकर उसके महल में चला जाता है। पर रानी को उस पर शक हो चुका था और वो उसकी बॉडी की स्मेल से पहचान गई कि ये एलेक्स नहीं है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। अब रानी ने जॉन को इस राज्य को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन एलेक्स उसे जाने नहीं देता और बार बार उसे जाने से रोकता है। पर जॉन कहता है तुम्हारी माँ ने मुझे जाने को कहा है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। पर एलेक्स उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब जॉन उसे एक पेड़ के पास लाता है और उस पेड़ पर एक कट लगा देता है, जिससे उस पेड़ से पानी निकलने लगा। जिस पर जॉन का कहना था कि जब तक इस पेड़ से ऐसा पानी निकलता रहेगा समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, पर जिस दिन ये पानी लाल खून में बदल गया तो समझ लेना मेरी जान खतरे में है। और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। अब एलेक्स जॉन के जाने की वजह
से अकेला रहने लगा था और वो हर दिन उस पेड़ के पास जाकर पानी को चेक किया करता था। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वो उस पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि उस पेड़ से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि जॉन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए वो जॉन की मदद करने के लिए अपनी माँ को बताए बिना ही वहाँ से निकल गया और जॉन को ढूंढने लगा। और कई जगहों पर ढूंढने के बाद उसको जॉन के घर का पता भी मिल गया था। लेकिन उस एरिया में कई लोग उसे जॉन समझकर उसे गले लगाकर रोने लगे। तब एलेक्स ने उन्हें बताया कि मैं जॉन नहीं बल्कि एलेक्स हूँ, और उसने उन सबको अपनी और जॉन की पूरी कहानी समझाई, जिसके दौरान उसे पता चला कि जॉन की शादी हो चुकी है। वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले जॉन एक खतरनाक जंगल में गया था और वहाँ से लौटकर नहीं आया, और ये पता चलते ही एलेक्स उस जंगल की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर एलेक्स की माँ को जब वो कहीं नहीं मिला तो वो उस जादूगर के पास चली गई जिसने उसे माँ बनने का तरीका बताया था, और वो उस जादूगर से मदद मांगने लगी, जिस पर जादूगर का कहना था कि अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो तुम्हें किसी की बलि देनी होगी, और रानी ने उसकी बात मान ली। वहीं जॉन जंगल के अंदर एक गुफा में छुपा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। दरअसल वो एक खतरनाक मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था, और तभी उसकी आवाज सुनकर एलेक्स वहां पहुंच गया। एलेक्स उस मॉन्स्टर से लड़ा और उसने अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार डाला, और वो जॉन को बचाकर उस गुफा से बाहर ले आया। लेकिन वो मॉन्स्टर जिसे एलेक्स ने मारा था उसकी बॉडी अचानक एक इंसान में बदलने लगी, और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एलेक्स की माँ थी, यानी कि रानी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी ही जान की कुर्बानी दे दी। खैर, अब इस सब के बाद एलेक्स ने जॉन को उसके घर छोड़ा और खुद अपने राज्य की ओर निकल गया, और अपनी माँ के बाद वो खुद उस राज्य का राजा बनकर राज करने लगा। वहीं दूसरी कहानी की शुरुआत भी एक राजा से होती है जो बंदूक लेकर शिकार के लिए जा रहा था। असल में ये राजा काफी ठरकी था। वो चाहता था कि हमेशा उसके पास कोई ना कोई लड़की तो होनी ही चाहिए, इसलिए वो अपने लिए एक खूबसूरत लड़की खोज रहा था जिससे वो शादी कर सके, और उसने अपनी बीवी के लिए ढेर सारे पैसे और गहने भी जमा किए हुए थे। वहीं एक घर में दो बूढ़ी औरतें रहा करती थी जो जुड़वा बहनें थी। उनमें से बड़ी बहन का नाम डोरा और छोटी बहन का नाम एमा था। डोरा बहुत ही लालची औरत थी, जबकि एमा बहुत दयालु थी। वो दोनों ना तो कभी घर से बाहर जाती थी और ना ही अब तक उनकी शादी हुई थी। पर इन बहनों के अंदर खास बात ये थी कि इनकी आवाज बहुत मीठी थी, यानी कि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो इनकी आवाज बिल्कुल जवान लड़कियों जैसी थी। अब एक दिन जब डोरा अपने घर के अंदर गाना गा रही थी तो तभी उनके घर के सामने से वो राजा गुजर रहा था, और डोरा की आवाज सुनकर राजा मंत्र मुक्त हो गया। राजा सोच रहा था कि अगर इसकी आवाज इतनी अच्छी है तो ये लड़की कितनी सुंदर होगी, इसलिए वो डोरा से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहने लगा। पर इससे वो दोनों बहनें बुरी तरह से डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर राजा को पता चल गया कि वो दोनों बूढ़ी हैं, तो वो गुस्से में उनको मार भी सकता है। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाती हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने राजा से कहा कि आज आप अचानक मुझे बुला रहे हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, पर अगर आप एक हफ्ते बाद मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। और राजा ये सुनकर वहाँ से चला गया। जिसके अगले दिन से ये दोनों बहनें अपने शरीर की एक उंगली को जवान करने की कोशिश में लग जाती हैं। वो कई तरह की दवाई इस्तेमाल करती हैं, पर इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे उनकी उंगली बस कुछ वक्त के लिए ही जवान रहती और फिर पहले जैसी हो जाती, जिससे इनकी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। लेकिन इसी दौरान एमा अपनी एक उंगली को काफी समय से अपने मुंह में रखकर चूस रही थी, और कुछ देर बाद उसने देखा कि उसकी उंगली बहुत ही मुलायम और जवान हो गई थी, बिल्कुल किसी जवान औरत की तरह। मगर ये सब करते करते उनका एक हफ्ता खत्म हो चुका था, और वो राजा दोबारा वहां आकर उनका दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, एक हफ्ता खत्म हो चुका है, यानी कि अब तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। पर राजा की इस बात को सुनकर वो दोनों बहनें फिर से काफी डर गई थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि राजा इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्हें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। तभी डोरा एमा की वो सुंदर उंगली दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहती है, आज सिर्फ मैं अपनी उंगली ही दिखा सकती हूँ। राजा उसकी सुंदर उंगली को देखकर खुशी से पागल हो गया और उसे किस करने लगा, जिससे वो दोनों बहनें और भी डर गई, क्योंकि अगर राजा को उनकी सच्चाई पता चली तो वो उन्हें मार देगा। तब राजा ने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है और तुम्हारे साथ रहना है। तो डोरा ने कहा, मुझे ये स्वीकार है, लेकिन मैं बहुत ही शर्मीली लड़की हूँ, इसलिए मैं आपसे सिर्फ रात के समय ही मिलूंगी, और आप ये वादा कीजिए कि उस रात कहीं भी कोई दिया या उजाला नहीं होना चाहिए। और राजा इस शर्त को मानकर खुशी खुशी
वहाँ से चला गया। जिसके बाद वो दोनों बहनें अपने रिंकल्स छुपाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनका काम बन जाता है और डोरा की स्किन बिल्कुल जवान हो जाती है। जिसके बाद एमा ने डोरा को तैयार किया और राजा का एक सिपाही उसे लेने आ पहुंचा और डोरा की शर्त के मुताबिक वो सैनिक रास्ते में दिख रहे हर दिए को बुझाता जा रहा था। जिसके कुछ देर बाद डोरा राजा के महल पहुंच जाती है। महल में वो एक कमरे में जाती है जहां पूरी तरह से अंधेरा था और उस अंधेरे कमरे में राजा डोरा के साथ मजे करता है। लेकिन इस सब के बाद जब डोरा सो रही थी तो राजा को उसका चेहरा देखने की इच्छा होने लगी, इसलिए वो डोरा के उठने से पहले ही एक मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा देख लेता है। मगर उसका चेहरा देखते ही राजा को जोर का झटका लगा। वो सोचने लगा कि मैं रात भर इस बुढ़िया के साथ सो रहा था। अब राजा ने गुस्से में आकर अपने सैनिक से कहा कि इस बुढ़िया को खिड़की से बाहर फेंक दो और उस सैनिक ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन वहाँ से गिरते वक्त डोरा की ड्रेस पेड़ों में अटक गई और उसकी जान बच गई। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है जो डोरा पर जादू करके उसे बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की में बदलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन डोरा को ये ठीक तरह से याद नहीं था कि जादूगरनी ने उस पर क्या जादू किया है। अब कुछ दिनों के बाद राजा उसी जंगल में शिकार करने आता है जहां उसने जंगल में खड़ी डोरा को देखा और डोरा को देखते ही राजा को उससे पहली नजर का प्यार हो गया। वो डोरा को अपने महल में ले जाकर सबको बताता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है। राजा और डोरा की शादी भी अब फिक्स हो चुकी थी, इसलिए डोरा एमा को अपनी शादी के इन्विटेशन कार्ड के साथ एक सुंदर सी ड्रेस भेजती है। जिसके कुछ दिनों बाद फाइनली डोरा की शादी का दिन आता है और एमा भी अपनी बहन की शादी में पहुंच चुकी थी। लेकिन वहाँ डोरा से मिलकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये डोरा है। वो डोरा से पूछती है कि तुम इतनी सुंदर कैसे बन गई? तो डोरा ने कहा कि मैंने अपनी स्किन को काट कर उतार दिया था और धीरे धीरे मेरे शरीर पर नई स्किन आ गई जिससे मैं जवान दिखने लगी। अब इसके बाद एमा जब अपने घर जाने के लिए निकली तो वो रास्ते में एक दुकान पर रुक गई जहाँ एक आदमी चाकू बेच रहा था और एमा उस आदमी के पास जाकर उससे अपनी स्किन को उतारने के लिए मदद मांगते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने सारे गहने दे दूंगी पर तुम मेरी स्किन उतार दो। और ये कहकर उसने अपने सारे कीमती गहने उस दुकानदार को दे दिए। अब इतने गहनों को देखकर वो आदमी भी उसकी मदद करने के लिए मान गया था और एमा के इस काम को करने के लिए वो उसे एक जंगल में ले गया जहां वो एमा को एक पेड़ से बांधकर उसकी स्किन को चाकू से एक एक करके निकालने लगा और पूरी स्किन निकलने के बाद एमा इसी हालत में महल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन वहां पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर डोरा को भी अब कुछ अजीब लगने लगा था। उसकी स्किन में फिर से बदलाव आने लगे थे, यानी कि वो फिर से बूढ़ी होने लगी थी। इसलिए वो राजा को इस बात का पता चलने से पहले ही वहाँ से निकल गई और बाहर निकलते ही वो फिर से एक बूढ़ी औरत में बदल गई और वहाँ से तेजी से भागते हुए उसने ये फैसला किया कि वो यहाँ लौटकर कभी नहीं आएगी। और इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत भी एक राजा से होती है जो कि बहुत ही अजीब किस्म का आदमी था। उसकी पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी मगर उसकी एक बेटी है जिसका नाम वॉयलेट है। हालांकि अपनी पत्नी के मरने के बाद से ही राजा वॉयलेट से नाराज रहने लगा था। अब एक दिन जब राजा दरबार में बैठा हुआ था तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर बैठा एक कीड़ा उसका खून पी रहा था। लेकिन वो उस कीड़े को मारने की बजाय अपना खून देता है और उसे पालतू बना लेता है और धीरे धीरे राजा का खून पीकर वो कीड़ा काफी बड़ा हो गया था। राजा अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने की बजाय उस कीड़े को पालने और हमेशा उसके साथ खेलने में ही लगा रहता था। लेकिन एक दिन उसके इस कीड़े ने किसी बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया, जिसके बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया। राजा ने सोचा वो इस शादी के लिए एक कंपटीशन करवाएगा और इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसी से उसकी बेटी की शादी होगी। लेकिन जब उसने ये बात अपनी बेटी को बताई तो वो ये सुनकर काफी दुखी हो गई, पर फिर भी उसने अपने पिता की खुशी के लिए उनकी बात मान ली। अब इस कंपटीशन के चर्चे उस देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होने लगे थे और जब कंपटीशन का दिन आया तो सबको पता चलता है कि राजा ने उस कीड़े की खाल निकाल ली थी और जो कोई भी उस खाल को देखकर उस कीड़े का नाम बता देगा राजा अपनी बेटी की शादी उसी से करवाएगा। इस कंपटीशन में कई राजकुमार आए हुए थे पर कोई भी उस कीड़े का सही नाम नहीं बता पा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम था ओग्रे। ओग्रे वैसे तो काफी लंबा चौड़ा था पर वो दिखने में बहुत
बदसूरत था और राजा के सिपाही उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने कहा कि मैं भी यहाँ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने आया हूँ। जिसके बाद सिपाहियों ने उसे अंदर आने दिया। अब ओग्रे उस कीड़े की खाल के पास गया और उसे बड़ी ही गौर से देखने लगा और कुछ देर उस खाल को सूंघने के बाद उसने उस कीड़े का सही नाम बता दिया। मगर ये सुनते ही वॉयलेट वहाँ से भाग गई और उसने महल की छत से कूदकर खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। पर तभी राजा ने वहाँ आकर उसे रोका और उसे समझाया कि मैंने उसे अपना वचन दिया है, पर तुम मर गई तो मेरा वचन कौन निभाएगा, तो प्लीज मेरी बेटी मेरे वचन का मान रख लो। और वॉयलेट ना चाहते हुए भी अपने पिता की बात मान लेती है। जिसके बाद ओग्रे वॉयलेट को अपने साथ ले जाता है। ओग्रे एक पहाड़ पर एक गुफा में रहता था और वो वॉयलेट को उठाकर उस पहाड़ पर चढ़कर उसी गुफा में बंद कर देता है और वॉयलेट कई दिनों तक वहीं बैठी रोती रहती है। अब एक दिन जब ओग्रे शिकार करने निकला तो वॉयलेट को सामने वाले पहाड़ पर एक औरत दिखी और वॉयलेट ने उसे अपने साथ हुए इस हादसे को बताते हुए उससे मदद मांगी और ये सब सुनकर वो औरत भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। जिसके थोड़ी देर बाद उसने अपनी फैमिली को बुलाया। दरअसल वो औरत और उसकी फैमिली एक सर्कस में काम करते थे, इसलिए वो सब लोग सोचने लगे कि वॉयलेट को इस तरफ कैसे लाया जाए और तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने इस पहाड़ से उस पहाड़ तक एक लंबी रस्सी बांधी और उस रस्सी पर चलने वाला एक आदमी उस तरफ गया और वॉयलेट को उठाकर धीरे धीरे रस्सी पर चलकर दूसरी ओर जाने लगा। लेकिन इसी बीच ओग्रे भी वहां आ पहुंचा और वो भी वॉयलेट के लिए उस रस्सी पर लटक गया, पर वो आदमी जैसे तैसे करके वॉयलेट को उस पार ले गया। जिसके तुरंत बाद उन लोगों ने रस्सी काट दी और ओग्रे पहाड़ से नीचे गिर गया। अब ये सब सोच रहे थे कि ओग्रे पहाड़ से गिरकर मर गया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वापस आ गया और उसने उस फैमिली के घर को ढूंढकर एक एक करके उन सबको मार डाला। पर वॉयलेट वहां से भागकर एक गुफा के अंदर छुप गई थी, लेकिन ओग्रे ने वहां पहुंचकर उसे भी पकड़ लिया। वॉयलेट के पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपनी हार मानने का नाटक करती है, जिससे ओग्रे का गुस्सा भी कम हो जाता है। लेकिन मौका मिलते ही वॉयलेट ने ओग्रे की गर्दन काटकर उसे मार दिया। जिसके बाद वो उसका सर काटकर खून से भरे शरीर के साथ उस सर को अपने पिता के महल में ले गई, जहां उसने अपने पिता से कहा, जरा देखो आपने मेरे लिए किस हैवान को चुना था। और ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब ये सब देखकर राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने वॉयलेट से माफी मांगी और अपनी इस गलती का पश्चाताप करने के लिए उसने वॉयलेट को इस राज्य की रानी बना दिया। जिसके बाद वॉयलेट की क्राउन सेरेमनी बहुत धूमधाम से मनाई गई और इसी के साथ हमारी आखिरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपको दादी नानी की कहानियां पसंद हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी वीडियोस आपको उन कहानियों की याद दिला देंगी। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।